हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव का परिसंचरण तंत्र। आज का टॉपिक है मानव का परिसंचरण तंत्र। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोगों को परिवहन तंत्र पढ़ना है, जो हमारे 10 क्लास का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। उस पहला चैप्टर का तीसरा पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है परिवहन। जैसे हम लोग पोषण पढ़ के आए हैं, पोषण, श्वसन, उसी तरह से तीसरा टॉपिक है हमारा परिवहन। और परिवहन में हम लोगों का अलग अलग तरह से पढ़ना है। जैसे प्लांट्स में परिवहन कैसे होते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम उसमें भाग लेते हैं, उसी तरह से जंतुओं में परिवहन पढ़ना है। तो जंतुओं में परिवहन के लिए मानव को स्पेशली पढ़ाया जाता है कि मानव के विषय में पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में आता है। तो मानव का परिसंचरण हमारा टॉपिक है आज का, मानव का परिसंचरण तंत्र। तो मानव के परिसंचरण तंत्र को समझने के लिए हम लोग कुछ मूल चीज़ों पे बात करते हैं। जैसे परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि कोई एक पदार्थ, जैसे कोई पदार्थ है, उसको कहीं एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जाना या ढोना, उसको ढोने या परिवहन करने की बात होती है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोषण चैप्टर में जब हम लोग भोजन का ग्रहण करते हैं, भोजन लेते हैं, भोजन का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में जब उसका पाचन हो जाता है तो भोजन अंततः अपने सरल रूप में टूटते हैं और छोटी आंत में जाने के बाद वो सरल रूप से टूटे हुए जो भोजन होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, वो हमारे छोटी आंत में जाके अवशोषित होकर हमारे रक्त में चले जाते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज को हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि ग्लूकोज कोशिकीय ईंधन है। वो कोशिका मूल रूप से ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का उपयोग करती है। उसी तरह से जब हमारे शरीर में जो हमारा श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र का काम है कि जो वायुमंडल है उससे हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, ऑक्सीजन को पहुंचाना या ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना है। तो श्वसन तंत्र से जब हम लोगों को हमारे लंग्स के माध्यम से जब ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है तो वो भी हमारे रक्त में वो चला जाता है ऑक्सीजन, और उसको पकड़ने के लिए या उसको अटैच करने के लिए अपने साथ रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और ये जब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी छोटी आंत में जब ग्लूकोज पच के ब्लड में जब गया है तो ब्लड में दो चीज़ें अब आ गई। हम लोग देखते हैं मूल रूप से परिसंचरण तंत्र में कि जो हमारे बॉडी में ये रक्त है, ब्लड, तो ब्लड ही एक ऐसा तरल पदार्थ है हमारे शरीर में, मुख्य रूप से ब्लड ही। हालांकि हमारे शरीर में दो तरल पदार्थ है जो चीज़ों का परिवहन करते हैं, एक लसिका और दूसरा है रक्त। तो रक्त को हम लोग मूल रूप से अभी पढ़ रहे हैं। तो रक्त में जो परिवहन की बात हो गई कि या रक्त जो परिवहन करेंगे, जो तरल पदार्थ करेंगे, तो हम लोगों ने अब तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि रक्त में जब हमारा पाचन तंत्र हमारे भोजन को सरल रूप में तोड़ देने के बाद जब वो ग्लूकोज उत्पन्न होता है तो वो ग्लूकोज को हमारे छोटी आंत से अवशोषित होकर हमारे रक्त में चला जाता है। और दूसरा कि हमारे श्वसन तंत्र से हम लोगों को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, वो भी रक्त में आ जाता है। तो हमारे रक्त में दो चीज़ें हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इसी दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है हमारी कोशिकाओं में कि कोशिका ग्लूकोज और ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और जब ऊर्जा का उत्पादन होता है तो इसी से जो जैव शरीर होते हैं यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हमारी कोशिका है, जो हमारी जीवित कोशिका है, वो इन्हीं चीज़ों का ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसका उपयोग किया जाता है। तो मूलतः हम देखेंगे कि हम लोग ये भी जान चुके हैं कि जैसे एक कोशिका है जिसको हम लोग जीवन की इकाई बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि ये कोशिका है जिसे जीवन की इकाई कहा जाता है। हम लोग बेसिक चीज़ों को कनेक्ट करते हुए इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर 9th क्लास में भी ये चीज़ें छूटी हुई है तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा। कोशिका जिसे कहा जाता है जीवन की इकाई। तो मूल रूप से ये जो ग्लूकोज है और ये जो ऑक्सीजन है, इसको ट्रांसपोर्ट करके कोशिकाओं में पहुंचाने का जो कार्य होता है, चाहे ग्लूकोज को हम कोशिका में पहुंचा रहे हो, C6H12O6, आप लोगों को याद रखना है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। ये परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछे जाते हैं ग्लूकोज। और दूसरा है हमारा ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करके हमारी
कोशिकाओं तक पहुंचता है और ये ऑक्सीजन भी हमारी कोशिकाओं में पहुंच चुका है। अब ये कोशिका जिसे हम लोग जीवन की इकाई बोल रहे हैं, आगे हमारे शरीर की जो इकाई है यही कोशिका है और यही स्टेप टू स्टेप जो है प्रोसेस करेंगे और इसी से फलतः ये ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन के विघटन से हम लोगों को एटीपी की प्राप्ति होगी। एटीपी, और इस एटीपी को हम लोग बोलते हैं जैविक ऊर्जा। जैविक ऊर्जा, तो आप दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि एटीपी को जैविक ऊर्जा कहा जाता है क्योंकि ये जैव शरीर के अंदर यानी कोशिकाओं के अंदर बनता है। एटीपी का उत्पादन जैविक ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ओवरऑल जो हमारे 10 क्लास का हमारा जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम का मतलब होता है वे सारी प्रक्रियाएं जो जीवन का अनुरक्षण करती है। तो जीवन का अनुरक्षण यानी हमारे कोशिका का अनुरक्षण, और हमारे कोशिका का अनुरक्षण उन्हीं चीज़ों से हो सकता है जिससे हमारा कोशिका बना हुआ है, जिससे हम कोशिका हमारा बना हुआ है। तो कोशिका हमारा बना होता है, इसमें जल होता है, प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड यानी वसा होते हैं और बहुत सारे अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। तो ये हमारे कोशिका के कंपोनेंट से जिससे कोशिका बने हुए हैं। दूसरी ओर जब हम लोग पोषण की पढ़ाई कर रहे थे, पोषण चैप्टर पढ़ रहे थे, तो पोषण में हम लोगों ने ये देखा कि जो भोजन है हमारा, उस भोजन में भी जो पोषक तत्व होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये तो वो जो भोजन है हमारा वही डाइजेशन से जब छोटे छोटे रूप में बदलते हैं, फिर वो कोशिका में पहुंचते हैं, कोशिका से फिर उनसे ऊर्जा बनते हैं और फिर हमारे कोशिकाओं में जो जैव प्रक्रम से उसका अनुरक्षण होता है। तो अभी तक का जो चैप्टर ये है कि हमारा पोषण से हम लोगों ने खाना को, पाचन तंत्र से हम लोगों ने भोजन को पचाया और ग्लूकोज बनाने के बाद वो रक्त में चला गया है, ग्लूकोज बना और वो ग्लूकोज हमारे रक्त में चला गया है। श्वसन प्रक्रिया से हम लोगों ने ऑक्सीजन की प्राप्ति की और वो हमारे रक्त में चला गया है। और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन इस दोनों को पहुंचना है कोशिका में जो जीवन की इकाई है, तो वहाँ पहुँचने का ये जो प्रोसेस है, ये जो पाथ होगा, ये जो रास्ता होगा, यही है परिसंचरण तंत्र। यानी हम लोग इसको कैसे पहुंचा रहे हैं या हमारी कोशिकाओं में ये कैसे पहुंच रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को हम लोगों को सीखना है। तो हमारा मूल टॉपिक है मानव का परिसंचरण तंत्र। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि जब मानव भोजन ग्रहण करते हैं तो मानव भोजन ग्रहण करने के बाद उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में उस भोजन का पाचन होता है और पाचन का सरल रूप जो ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज छोटी आंत में जाकर एब्जॉर्ब होके, अवशोषित होके वो रक्त में चला जाता है। उसी तरह से मानव के शरीर का जो श्वसन तंत्र है, वो श्वसन तंत्र जो है वो वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आ जाता है हेमोग्लोबिन की मदद से। अब ब्लड में ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों है और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन से हम लोग हमारे शरीर के अनुरक्षण के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ऊर्जा का निर्माण कोशिका में होता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को ये एक टारगेट तक जाना पड़ेगा जहाँ पे ये ऊर्जा का उत्पादन हो सके, और वो टारगेट है हमारा, वो जगह है हमारा, वो जो स्थल है वो है कोशिका। तो कोशिका तक ये कैसे पहुँचता है या कैसे प्रोसेस होता है, उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र जो है इसका मुख्य घटक क्या हो सकता है? तो परिसंचरण तंत्र के मुख्य घटक, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और ये सवाल है इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं आपके सवाल को और इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। ये 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसको हम डबल स्टार से टिक कर रहे हैं, 2 मार्क्स के लिए होंगे। सवाल यह है कि जंतुओं में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? जंतुओं में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? ये हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है, हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जंतुओं में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं?
तो हम लोग पढ़ रहे हैं मानव का परिसंचरण तंत्र। ये परिसंचरण तंत्र को हम लोग वहन तंत्र भी कह सकते हैं, परिवहन तंत्र भी कह सकते हैं, जो हमारे किताब में, हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। तो अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और आगे के इस पूरे चैप्टर्स को भी अगर हम समझेंगे, तो इन प्रश्नों को अगर लेके चलते हैं तो हमारे प्रश्न के भी उत्तर बन जाएंगे और हम ये चैप्टर्स को भी समझ सकते हैं। तो वहन तंत्र के मुख्य घटक के रूप में हम लोग 3 चीज़ों को याद रखेंगे और फिर इन्हीं तीन चीज़ों को हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे, एक एक करके इसको डील करेंगे कि इसका कंप्लीट विश्लेषण हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आप देखें, वहन तंत्र के मुख्य घटक हैं, सबसे पहले है हृदय, दूसरा है रक्त, लेकिन आपको इसका एक नाम और याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एनसीईआरटी या और एग्जाम में रुधिर के नाम से भी पूछा जाता है, रुधिर। और तीसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो हृदय को हम लोग कहते हैं हार्ट, रुधिर या रक्त को हम लोग कहते हैं ब्लड, और रक्त वाहिकाओं को कहते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ये 3 चीजों को याद रखेंगे, हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएं। सबसे पहला चीज है हमारा हृदय, दूसरा है रक्त और तीसरा है रक्त वाहिकाएं। ये तीनों अलग अलग तरह के ऑर्गन या ऊतक जो है आपस में मिलके इस परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इस रूप में हम लोग समझते हैं कि हृदय या रक्त क्या है, हृदय को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हृदय के विषय में जब देखते हैं तो अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जो हृदय होते हैं वो 4 चैम्बर्ड होते हैं, 4 कोष्ठीय होते हैं, 4 चैम्बर के होते हैं। पहला VVI आप यही याद रखेंगे कि मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होते हैं, 4 कोष्ठ के बने होते हैं। इसमें ऊपर के 2 होते हैं अलिंद और नीचे 2 चैम्बर होते हैं, वो कहलाते हैं निलय। नीचे 2 चैम्बर होते हैं निलय। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ऊपर और नीचे के नाम को क्या मेंशन करें, तो एक छोटा सा ट्रिक आपको बता रहे हैं। जैसे कि निलय, निलय नीचे आप याद रखेंगे, निलय नीचे, यानी नीचे वाले चैम्बर को निलय बोलेंगे और ऊपर वाले चैम्बर को आलिंद बोलेंगे। तो हार्ट का अगर हम एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना दे, अगर डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर बनाए, तो इस तरह के 4 चैम्बर होंगे। एक ऊपर वाले, इसको हम लोग बोलेंगे अलिंद, अरिकिल, और नीचे वाले को बोलेंगे वेंट्रिकिल। चूंकि मनुष्य में हृदय 4 चैम्बर का है तो इसको लेफ्ट और राइट में बांटा गया है। तो ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। लेफ्ट में लेफ्ट अरिकिल, राइट अरिकिल, यानी हम लोग अलिंद को बोलेंगे दायां अलिंद, बायां अलिंद। उसी तरह से हम लोग निलय को बोलेंगे दायां निलय और बायां निलय। ये 4 चैम्बर हो गए। तो 4 कोष्ठ में चारों कोष्ठ का नाम याद रखेंगे, चारों चैम्बर का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और भी हम लोग इसके हार्ट के विषय में डिटेल्ड में पढ़ेंगे। याद रखेंगे कि ये हार्ट जो होते हैं, जब बच्चे अपने माँ के गर्भ में उसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, बन रहा होता है बच्चे, यानी उसको हम लोग कहते हैं भ्रूणीय परिवर्धन, यानी जब बच्चे का विकास हो रहा होता है अपनी माँ के गर्भ में, जैसे 9 महीने बच्चे अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं, जब उनका विकास हो रहा होता है तो वो पहले जो मंथ होता है, यानी फर्स्ट जो चौथे सप्ताह 4th वीक, पहले मंथ में ही हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। न्यूरल ट्यूब के रूप में हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और उसमें बीट स्टार्ट हो जाता है। यानी ये हार्ट जो है शरीर का सबसे बिजी ऑर्गन कहा गया है कि हार्ट जब बंद हो जाता है तो वही कंडीशन कहलाता है डेथ का, वो कंडीशन डेथ का कहलाता है। तो हार्ट के विषय में एक पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, ये 4 कोष्ठीय होते हैं और 4 कोष्ठ में 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। अलिंद ऊपर वाले चैम्बर को अलिंद बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग निलय बोलते हैं। आपको भी एक ट्रिक के तौर पे हम समझाएं ताकि ध्यान रखेंगे। दूसरा है हमारे पास रक्त। रक्त में भी 2 भाग होते हैं, एक लिक्विड पार्ट होते हैं और एक सॉलिड पार्ट होते हैं। एक लिक्विड और दूसरा सॉलिड पार्ट होते हैं। तो लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा को रखा गया है
प्लाज्मा, प्लेज्मा भी लिखा जाता है इसके नाम को, प्लेज्मा या मैट्रिक्स भी बोलते हैं, लिक्विड स्टेट हो गया। और एक इसके भाग होते हैं सॉलिड स्टेट, ठोस भाग होते हैं। इस ठोस भाग में 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसा कि आप लोग नाम सुने होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स हिंदी में हम लोग कह सकते हैं लाल रुधिर कोशिका या कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त पट्टिकाणु या रक्त बिंबाणु। अब रक्त में प्लाज्मा का अलग काम है, ये पूरे रक्त का 55% भाग कवर करते हैं, यानी रक्त का अगर 100% रक्त है उसमें 55% प्लाज्मा होगा, और सॉलिड में ये सभी मिलके 45% भाग का फॉर्मेशन करते हैं सॉलिड। और सॉलिड में आते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटिलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स। ये तीनों का अलग अलग काम है, तीनों को हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसेल्स। ब्लड वेसेल्स से ही होकर रक्त बहते हैं, चाहे वो लंग्स में जाना हो, चाहे वो किडनी में जाना हो, चाहे फिर वापस हार्ट में आना हो, चाहे कोशिकाओं में जाना हो, उसके बहने का एक नली है, वाहिका है ब्लड वेसल्स। इसको भी हम लोग डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब तक जो हम लोग पढ़े हैं उसके मूल रूप से हम लोग समझे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परिसंचरण तंत्र। हम लोग पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का मतलब ये हो गया कि किसी चीज़ों को ढोना। जैसे हम लोग देखें कि हमारे रक्त में ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है, इसका परिवहन करके कोशिका में पहुंचाना। कोशिका जो जीवन की इकाई है, जिससे हमारे जीवन का अनुरक्षण होगा, जिसमें हमारा ऊर्जा का उत्पादन होगा और जिससे हमारा जीवन का अनुरक्षण होगा, वहां तक पहुंचाना। तो ये इनको पहुंचाने का जो पाथ है या जो सिस्टम हमारी बॉडी में बना हुआ है वो है परिसंचरण तंत्र। तो इस परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, उसमें हम लोगों ने एक देखा है हार्ट, दूसरा देखा है ब्लड और तीसरा देखा है ब्लड वेसल्स। हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। हार्ट के विषय में अलग से हम लोगों को डिटेल पढ़ना होगा, स्ट्रक्चर्स पढ़ने होंगे। उसी तरह से रक्त के विषय में एक एक पार्ट को इसका डिटेल में पढ़ना होगा, और उसी तरह से ब्लड वेसल्स के अलग अलग प्रकार को पढ़ना पड़ेगा कि बड़े ब्लड वेसल्स में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, कौन शुद्ध रक्त का वहन करता है, कौन अशुद्ध रक्त का वहन करता है, फेफड़े तक शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है, फेफड़े से अशुद्ध रक्त को कौन हार्ट से फेफड़े तक ले जाता है, फेफड़े में जब ऑक्सीजन अटैच हो जाता है तो ऑक्सीजन वाले रक्त को हार्ट में फिर कैसे लाया जाता है। इन सारे प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके डील करेंगे। तो फिलहाल हमारे 2 नंबर के लिए जो ये हमारा सवाल है कि जंतुओं में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो जंतुओं में वहन तंत्र के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। और एक एक करके अब हम लोग इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे।